नमस्कार साथियों, मैं बलराम पटेल MPIQ के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हाल ही में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जो है डेली संवाद प्रोग्राम। डेली संवाद प्रोग्राम में साथियों क्या होता है, तो डेली संवाद प्रोग्राम के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं डेली एडिटोरियल, साथ ही साथ देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की जो है डेली संवाद प्रोग्राम। डेली संवाद प्रोग्राम के माध्यम से सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा महत्वपूर्ण एडिटोरियल। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा एडिटोरियल जनसत्ता से लिया गया है और आज का हमारा एडिटोरियल है आर्थिक विकास बनाम बढ़ती बेरोजगारी। जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों, आज का हमारा एडिटोरियल है आर्थिक विकास बनाम बढ़ती बेरोजगारी। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो उसकी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है भारत में रोजगार संबंधी आंकड़ों को लेकर। उसी रिपोर्ट को आज हम डिस्कस कर रहे होंगे और बेरोजगारी की क्या स्थिति भारत के संदर्भ में है उसको जान रहे होंगे। भारत में अल्प बेरोजगार की क्या स्थिति है और जो स्वरोजगार जो श्रेणी में जो लोग आते हैं उनकी क्या स्थिति है, और संपूर्ण आंकड़ों को जो कि रोजगार से संबंधित होते हैं उन सभी का विश्लेषण कर रहे होंगे। ILO की जो रिपोर्ट है हम उसको विश्लेषण कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हम महत्वपूर्ण एडिटोरियल की जो है हमारा आर्थिक विकास बनाम बढ़ती बेरोजगारी। तो साथियों, हाल ही में ILO की ताज़ा रिपोर्ट आई है, वो भारत के संदर्भ में आई है। भारत में रोजगार संबंधी आंकड़ों को लेकर ILO की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2000 से अब तक कुल श्रम संख्या में 17 करोड़ की वृद्धि हुई है। साथियों, 2000 से लेकर अब तक कुल श्रम संख्या में 17 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। तो वहीं वर्ष 2000 से अब तक साथियों बेरोजगारी की जो संख्या है, तो बेरोजगारों की संख्या में 92 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक की वृद्धि दर्ज की गई है। एक हिसाब से देखें साथियों तो यह आंकड़ा सीधा दुगना हो जाता है। 92 लाख से 2.5 करोड़, तो सीधी बेरोजगारों की संख्या में सीधी दुगनी वृद्धि हुई है। ILO की रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलता है वर्ष 2000 से अब तक की स्थिति में। आगे देखते हैं साथियों। अभी बात करें यदि साथियों, तो पूरे विश्व में भारत की जो GDP है वो बहुत ही अच्छे पायदान पर है। लेकिन भारत की जो GDP है वो तो बहुत अच्छे पायदान पर है, लेकिन उस GDP के परिप्रेक्ष्य में भारत में कौन कौन सी समस्याएं हैं। GDP तो विकसित पायदान पर हमें दिख रही है, लेकिन GDP के सापेक्ष भारत में बहुत सारी समस्याएं जस के तस बनी हुई हैं साथियों। और तो और समस्याएं तो जस के तस हैं ही, उसके साथ ही कुछ नई समस्याएं भी इसमें ऐड ऑन हो गई हैं। तो देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है, कि यही तो हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे आर्थिक विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन उसके चलते बढ़ती बेरोजगारी में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो बढ़ती बेरोजगारी के क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं या क्या कारण हो सकते हैं, उन सभी पे आज हम डिस्कस करेंगे। साथियों, जब भी हम आर्थिक विश्लेषण की बात करते हैं भारत में, तो हमारे आर्थिक विश्लेषणों में बड़े अच्छे से दिखाया जाता है कि विकास हमारे भारत में अच्छे से दिखाया जाता है। लेकिन हम कौन से विकास की बात कर रहे हैं साथियों? हमारे यहाँ विकास हो रहा है रोजगार विहीन विकास, ऐसा विकास जिसमें रोजगार है ही नहीं साथियों। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आगे देखते हैं, तो जहां वर्ष 2019 में बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ थी साथियों, जो कि 5.9% थी। वहीं 2022 में बेरोजगारों की जो संख्या है वो घटकर 2.29 करोड़ हो गई साथियों। इसमें 4%, जो 5.9% पे थी वो आगे 4% तक हो गई। लेकिन बेरोजगारों की जो संख्या है वो 5.9% से 4% तक तो आ गई है साथियों, 4% तक तो आ गई है। लेकिन आप यदि सोचते हैं कि भारत में बेरोजगारी को हम पूरी तरह से समाप्त कर दें, तो साथियों बताना चाहूँगा कि भारतीय समाज में और भारत की आर्थिक नीतियों में शुरुआत से ही ऐतिहासिक रूप से ही बेरोजगारी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इसीलिए यह एक अंतहीन व्यवस्था है साथियों, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह एक एंडलेस प्रोसेस बन गई है, मतलब बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर रह गई है। आगे हम देखते हैं साथियों। तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में जो बेरोजगारी है वो अंतहीन व्यवस्था बन गई है और
अब ये देखने वाली बात है कि विकास तो लगातार हो ही रहा है, लेकिन भारत में जो बेरोजगारी की जो व्यवस्था है वो अंतहीन है। बेरोजगारी बिल्कुल भी समाप्त नहीं हो रही है और विकास जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यही तो आज का हमारा एडिटोरियल बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हमें बताता है। साथियों, अब हम बात करते हैं अल्प बेरोजगारी की। सबसे पहले तो साथियों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी लोगों की उस स्थिति बेरोजगारी का संबंध लोगों की उस स्थिति से है जिसमें जो लोग होते हैं वो प्रचलित मजदूरी की जो दर होती है उस पर भी काम करने के इच्छुक होते हैं, लेकिन उन्हें वो काम नहीं मिलता है। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो उसे ही साथियों बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी बहुत ही कष्टदायक होती है और साथ ही पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही विनाशकारी होती है साथियों बेरोजगारी। और बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी से ही प्रतिभा पलायन की समस्या उत्पन्न होती है, भ्रष्टाचार की समस्या उत्पन्न होती है और आगे चल के हम देखते हैं यही समस्याएं आगे चलकर सामाजिक आर्थिक कुरीतियों का भी कारण बनती हैं। तो साथियों आगे हम देखते हैं अल्प बेरोजगारी के बारे में हम बात करते हैं। साथियों बेरोजगारी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। बेरोजगारी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है जहाँ साथियों एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी और वहीं दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। तो ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाते हैं साधु संत भिखारी। हमें कुछ करना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करते हैं जब अनैच्छिक की, तो अनैच्छिक के अंतर्गत तो साथियों पूरी एक लिस्ट ही है। जैसे अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत जो आते हैं उसमें संरचनात्मक बेरोजगारी है साथियों, उसी का हिस्सा है अल्प बेरोजगारी, उसी का हिस्सा आगे चल के मौसमी बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी है, प्राविधिक बेरोजगारी है और आगे हम देखते हैं तो शिक्षित बेरोजगारी है। तो ये सभी प्रकार की जो बेरोजगारी है वो अनैच्छिक के अंतर्गत आती है। तो उसी का एक जो पोर्शन है वो है साथियों अल्प बेरोजगारी। तो अल्प बेरोजगारी के आंकड़े यहाँ पर हम देखते हैं। साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि MPPSC के पेपर 3 के पार्ट ए में जो यूनिट 2 है वहाँ पर बेरोजगारी मेंशन है। तो वहाँ पर ये सभी आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो इन सभी आंकड़ों को आप नोट करिएगा और ध्यानपूर्वक इनको सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अल्प बेरोजगारी से संबंधित आज की हमारी रिपोर्ट है वो क्या आंकड़े बताती है। साथियों अल्प बेरोजगारी की जो दर है वो 2012 में अल्प बेरोजगारी की जो दर है वो 2012 में जहां पुरुषों एवं महिलाओं में समान थी, तो वहीं 2019 में चल के हम देखते हैं कि पुरुषों में यह 9% हो जाती है, तो वहीं महिलाओं में यह 9.6% हो जाती है। और साथियों 2022 में जब हम देखते हैं तो यह जो दर है वो लगातार घटती जाती है और 2022 में पुरुषों की जो संख्या है वो 7.7% पर पहुंच जाती है और जो फीमेल्स का जो परसेंटेज है वो 7.1 पर पहुंच जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अल्प बेरोजगारी की दर कैसे घट रही है। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर अल्प बेरोजगारी है क्या। तो अल्प बेरोजगारी मैं बताना चाहूँगा साथियों यह एक ऐसी बेरोजगारी है कि इसमें रोजगार तो है, अल्प बेरोजगारी में रोजगार तो है, लेकिन यह एक ऐसा रोजगार है ना तो बेरोजगार है और ना ही रोजगार है। तो रोजगार भी है और रोजगार नहीं भी है, यह एक ऐसी बेरोजगारी है। अब इसमें क्या होता है साथियों कि जैसे कोई व्यक्ति होता है वो काम करने का इच्छुक तो होता है 8 घंटे का, लेकिन उसको काम कितना मिलता है 3 घंटे का, 5 घंटे का और 2 घंटे का। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वही तो है साथियों अल्प बेरोजगारी। उसी के आंकड़े मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अब चलिए साथियों आगे देखते हैं। तो एक रपट है आईएलओ की रपट के अनुसार वर्ष 2000 से अब तक कुल श्रम संख्या का 50 से 55% जो है वो स्वरोजगार श्रेणी से आता है। तो स्वरोजगार श्रेणी में संलग्न है 50 से 55%। यह स्वरोजगार श्रेणी कौन सी है साथियों? यह एक ऐसी श्रेणी है जो अपनी ज़रूरतों के लिए स्वयं के आर्थिक रोजगार पर निर्भर है। इसमें इसके उदाहरण के रूप में हम असंगठित क्षेत्र के लोगों को ले सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं साथियों, जिनके एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि सड़कों पे जो रेहड़ी लगाने वाले होते हैं, जो प्लम्बर का काम करने वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, तो ये है तो इनके पास रोजगार तो है साथियों, लेकिन यह इनका खुद का पैदा किया हुआ रोजगार है। ये स्वरोजगार, इन्हें ही अपन स्वरोजगार की श्रेणी में रख रहे हैं। तो भारत यहाँ पे ये रिपोर्ट बताती है कि 2000 से अब तक 50 से 55 कुल जितना भी हमारे पास कुल श्रम संख्या भारत में है उसका 50 से 55% स्वरोजगार की श्रेणी में है।
जो कि खुद के प्रयासों से उन्होंने अपना रोजगार सृजित किया है। अब वहीं देखते हैं साथियों, स्वरोजगार की श्रेणी पे जब हम बात करते हैं तो जहां वर्ष 2000 में 52.5% लोग इसमें संलग्न थे, वहीं 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 55.8% तक पहुंच जाता है। और वहीं बात मैंने बताया साथियों कि यह जो कुल श्रम संख्या है वह स्वरोजगार श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसमें असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसका पूरा का परिणाम क्या निकल के आता है, तो स्वरोजगार श्रेणी में हमारे जितने भी लोग आते हैं साथियों, उनके पास वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा आमदनी भी नहीं होती है, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, छोटे रूप में वो पैसा कमाते हैं, तो ज़्यादा वो आर्थिक सक्षम नहीं होते और आमदनी भी उनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो हमारे पास श्रेणी है वो है स्वरोजगार की श्रेणी। और इसमें कुल भारत की कुल श्रम संख्या का कितना लगा हुआ है साथियों, तो वर्तमान में 55% हम बोल सकते हैं, क्योंकि आंकड़े हमारे पास में है, ILO की रपट है। आगे देखते हैं साथियों, ILO की इसी रपट के अनुसार नियमित रोजगारों का जो फीसद है, नियमित रोजगारों की, अब बात करते हैं नियमित रोजगारों की, तो नियमित रोजगारों का जो परसेंटेज है वो लगातार 2019 तक तो बढ़ा था साथियों, लेकिन उसके जस्ट बाद ये घटा है। और घटने का जो मुख्य कारण रहा है साथियों वो रहा है कोविड-19। तो 19 तक नियमित रोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बाद कोविड-19 के कारण यह आंकड़ा लगातार घटा है। बात करते हैं साथियों, वर्ष 2000 से अब तक क्या चेंजेस आए हैं नियमित रोजगारों के इस परसेंटेज में। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ष 2000 में जहां नियमित रोजगारों का परसेंटेज 14.2 था, वहीं 2012 में बढ़कर यह 17.9 हो गया, तो वहीं 2019 में बढ़कर यह 23.8 हो गया। साथियों 2019 में यह सबसे अधिकतम था, सबसे चरम सीमा पर था 2019 में, और वो था 23.8। वहीं साथियों 2022 में जब हम देखते हैं तो इसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई और यह 21.5 तक आ गिरा। तो नियमित रोजगारों की जो संख्या है 2022 में 21.5% रही, इसमें भी लगातार गिरावट दर्ज की गई। और नियमित रोजगार जो है उसके आंकड़े आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि भारत में ILO की रिपोर्ट के अनुसार नियमित रोजगारों का क्या परसेंटेज है। अब बात करते हैं साथियों अस्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत। तो इसमें तो साथियों शुरू से ही लगातार इसमें जो है गिरावट देखी गई है। जहां वर्ष 2000 में यह 33% था, तो वहीं वर्ष 2022 में यह घटकर 22% तक आ गिरा है। तो आप अस्थायी कर्मचारियों का जो प्रतिशत है वो देख सकते हैं साथियों, वर्ष 2000 में जहां 33% ये लोग थे, वहीं वर्ष 2022 में इस वर्ग में जो संलग्न कर्मचारियों की जो संख्या है वो 22% तक आ गिरी है। आगे बात करते हैं साथियों, एक और श्रेणी है जो है स्वरोजगार की श्रेणी, जो मैंने बताई थी। हाँ, अब देखिए साथियों, हमने अभी यह आंकड़ा ILO की रिपोर्ट के अनुसार हमने आंकड़े देखे हैं, और अभी हमने देखा है कि स्वरोजगार की श्रेणी में 50 से 55% लोग संलग्न हैं, और वहीं नियमित रोजगार में यदि हम 20% मान लें तो हमारे पास 75% जो लोग हैं कुल श्रम संख्या का, उनके पास रोजगार है, उनके पास रोजगार है। लेकिन साथियों यह जो रोजगार है वो ऐसा रोजगार है कि इस रोजगार में स्थायित्व नहीं है। और साथियों जब कोई रोजगार में स्थायित्व नहीं है तो उस रोजगार में आमदनी की जो मात्रा होगी वो भी बहुत ही कम होने वाली है। तो आमदनी की मात्रा भी बहुत ही कम है, क्योंकि स्थायित्व नहीं है। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा साथियों, तो जैसे ये 20% है, तो 20% में से 60% ऐसे लोग इसमें हैं जिनके पास ना कोई सशर्त और ना ही कोई अनुबंध के तहत कोई इनके साथ कोई समझौता नहीं किया गया है कि आपको इतनी पेमेंट मिलनी ही मिलनी है। तो इनका कोई समझौता नहीं हुआ है, ना ही इनका कोई अनुबंध है, जिसके चलते इनकी जो पेमेंट है वो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है, वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, और उसमें भी लगातार कमी देखने को मिलती है। इसीलिए आगे देखोगे साथियों, जब आप देखोगे कि इसी रिपोर्ट में आगे पता चलता है साथियों कि पिछले दशक में सभी श्रेणियों में बेरोजगारी या रोजगार की जितनी भी श्रेणी है, सभी श्रेणियों में वेतन जो हुआ है वो लगातार कहीं ना कहीं कम हुआ है। चाहे हम बात कर लें स्वरोजगार की श्रेणी में, चाहे बात कर लें हम नियमित श्रेणी में, चाहे हम बात करें अनियमित श्रेणी की, हम सभी में जब देखते हैं तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हम पाते हैं कि सभी में कहीं ना कहीं रोजगार है वो रोजगार का जो वेतन है वो लगातार कम हुआ है या लगातार घटा है। आगे और इसमें साथियों मैं बताना चाहूँगा कि भारत जो है, इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत है, तो भारत में हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है,
और विनिर्माण क्षेत्र है। तो अब हमारे सरकार को चाहिए कि वो ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण करें जो सिर्फ आर्थिक विकास को बढ़ावा ना दे, बल्कि भारत में रोजगार के जो अवसर है उनको भी सृजन करे। भारत में इस रिपोर्ट के माध्यम से, इसके उपसंहार के तौर पर, इसके कंक्लूजन के तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि अब भारत की सरकारों को चाहिए कि वो आर्थिक विकास की बात ना करते हुए आर्थिक विकास के संदर्भ में या आर्थिक विकास के सापेक्ष भारत में रोजगार सृजन की भी बात की जाए। तो हमारी जो भी नीतियां हैं भविष्य में वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो भविष्य में रोजगार को सृजन करें और रोजगार को बढ़ाएं, ताकि भविष्य में जब कभी भी आईएलओ की रिपोर्ट आए तो उसमें हमें ऐसे भयावह और भयानक आंकड़े देखने को ना मिले। चलिए साथियों, ये था आज का हमारा एडिटोरियल। कैंसर एवं टाइफाइड की वैक्सीन। तो अभी तक क्या होता था साथियों, सर्विक्स कैंसर और टाइफाइड जो है, टाइफाइड इनकी जो वैक्सीन है वो सिर्फ निजी अस्पतालों में लगाई जाती थी। लेकिन अब भारत सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि 15 अगस्त को सर्विक्स कैंसर और टाइफाइड की जो वैक्सीन है उसको राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। और जब यह साथियों राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो जाएगी तो यह हम सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी, हम सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। बात करते हैं कि जहां अभी आपको सर्विक्स के लिए HPV मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगती थी, जिसका चार्ज निजी अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां यह 4,000 रुपये हुआ करता था साथियों, और वहीं बात करते हैं टाइफाइड की वैक्सीन के लिए निजी अस्पतालों में यह 3,000 रुपये के समथिंग हुआ करता था। तो इन सभी से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी और सर्विक्स कैंसर और टाइफाइड की जो वैक्सीन है उसको राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। एक यहाँ पे क्वेश्चन साथियों कि टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? आप भी जरूर लिखें हमें कमेंट बॉक्स में टीकाकरण का जनक। तो टीकाकरण का जनक कहा जाता है साथियों एडवर्ड जेनर को। अब आगे चलते हैं साथियों। यस, एक और महत्वपूर्ण न्यूज है साथियों पेरिस ओलंपिक्स से। साथियों अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी हुई है। तो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ओर से मनु भाकर एवं भारतीय हॉकी टीम के प्रबल
गोलकीपर PR श्रीजेश दोनों संयुक्त रूप से फ्लैग वियरर की भूमिका में होंगे क्लोजिंग सेरेमनी में, जो कि पेरिस 2024 ओलंपिक से संबंधित है। साथियों, पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने, आप सभी जानते हैं, पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने हाल ही में 2 ब्रॉन्ज मेडल लगातार जीते हैं और तीसरे अटेम्प्ट में वो चौथे पायदान पर रही हैं। वहीं बात करते हैं साथियों PR श्रीजेश। मैंने अभी बताया कि PR श्रीजेश जो हैं वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। आगे चलते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी में कुल अभी तक कितने पदक हमें प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, ओलंपिक में भारतीय हॉकी का अभी तक का जो सफर रहा है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी में कुल अभी तक हमें 13 पदक प्राप्त हुए हैं। उन 13 पदकों के बारे में अब हम जानते हैं साथियों। तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से लेकर 1956 तक भारतीय इतिहास का जो काल है साथियों, उसे हम भारतीय हॉकी का स्वर्णिम काल के नाम से जानते हैं। तो 1928 से लेकर 1956 तक भारतीय हॉकी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। साथियों, बात करते हैं तो हमने लगातार 1928 से 1956 तक हमने लगातार 6 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। वहीं अब हम आगे बढ़ते हैं तो 1964 में भी, जो कि टोक्यो ओलंपिक था, उसमें भी हमें 1 गोल्ड मिला था, और 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक था उसमें भी हमें 1 गोल्ड मिला था। तो साथियों, टोटल जो गोल्ड की संख्या है वो बढ़कर हो जाती है 8 गोल्ड। तो 28 से लेकर 1980 तक हमें 8 गोल्ड प्राप्त हो चुके थे हॉकी में। अब ओलंपिक में जब हम आगे देखते हैं तो 1960 में रोम इटली का जो ओलंपिक था उसमें हमें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था। अब साथियों, बात करते हैं महत्वपूर्ण, जो कि अभी चर्चा में है, 1960 का जो मैक्सिको ओलंपिक है, वहीं 1972 का जो म्यूनिख जर्मनी का ओलंपिक है। इन दोनों में लगातार हमने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए थे और एक बार फिर हमने इतिहास को दोहराया है। और आप सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस ओलंपिक 2024 में भी हमने लगातार 2 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। यह हमारी बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि है साथियों। तो ये था ओलंपिक में भारतीय हॉकी का अब तक का सफर। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी की। साथियों, इंटरनेशनल करंट अफेयर के तहत आज की हमारी न्यूज है बांग्लादेश से कि सैयद रफत होंगे बांग्लादेश के नए सीजे। तो बांग्लादेश के हाल ही में नए चीफ जस्टिस सैयद रफत को नियुक्त किया गया है। साथियों, सैयद रफत ओबैदुल हसन के स्थान पर होंगे। ओबैदुल हसन को रिप्लेस करेंगे सैयद रफत। और सैयद रफत बांग्लादेश के कौन से चीफ जस्टिस होंगे? तो सैयद रफत 25वें नंबर के चीफ जस्टिस होंगे बांग्लादेश के। अब बात करते हैं साथियों माननीय राष्ट्रपति जी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति ने तिमोर लेस्ते की यात्रा की थी और तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। तो तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से माननीय राष्ट्रपति जी को हाल ही में सम्मानित किया गया है। बात करते हैं तिमोर लेस्ते के जो राष्ट्रपति हैं, वो इनके समकक्ष जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जो समकक्ष हैं वो हैं जोस रामोस होर्ता। इन्हीं ने तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया है। साथियों, बात करते हैं तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है वो दिल्ली है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है साथियों कि भारत देश की राजधानी के जैसे कौन से देश की राजधानी मिलती जुलती है? मतलब भारत की जो राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी से मिलती जुलती राजधानी कौन से देश की है? तो काफी हद तक इसका आंसर तिमोर लेस्टे हो सकता है। आगे देखते हैं मालदीव में कि मालदीव में यूपीआई पेमेंट सेवा शुरू करेगा भारत। साथियों, हाल ही में हमारे विदेश मंत्री की यात्रा हुई है मालदीव। तो मालदीव में उन्होंने घोषणा की है कि मालदीव में यूपीआई पेमेंट सेवा शुरू करेगा भारत। अब बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मोहम्मद मुइज्जू। अब बात करते हैं साथियों, आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। आप सभी युवाओं को मेरी ओर से आज के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की तहे दिल से शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया और हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है।
अब बात करते हैं साथियों अभिनव बिंद्रा की। तो अभिनव बिंद्रा भी हाल ही में चर्चा में आए हैं, क्योंकि अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसके द्वारा साथियों अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करते हैं ओलंपिक का। अब बात करते हैं कि जो भी कोई क्षेत्र विशेष में जो भी महत्वपूर्ण प्रदर्शन करता है या असाधारण प्रदर्शन करता है तो उसके लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाता है। तो हमारे अभिनव बिंद्रा जी को ओलंपिक के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो है ओलंपिक ऑर्डर। अभिनव बिंद्रा की बात करें साथियों तो अभिनव बिंद्रा आईओसी के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो एथलीट आयोग होता है, एथलीट कमीशन होता है, उसके भी दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए हैं अभिनव बिंद्रा। साथियों अभिनव बिंद्रा के बारे में हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में आपने स्वर्ण पदक जीता था। बात करते हैं हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश समसमयिकी के बारे में आज हम देखते हैं। साथियों आज की मध्य प्रदेश समसमयिकी को लेकर जो खबर है वो है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है 108 सिटीजन ऐप। जी हाँ साथियों, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 108 सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से क्या होता है, तो इसके तहत हम संजीवनी एम्बुलेंस एवं जननी एक्सप्रेस को कॉल कर सकते हैं और 18 मिनट्स के अंदर हमारे पास में यह एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएंगी। वहीं साथियों आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब अब आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संजीवनी एम्बुलेंस एवं जननी एक्सप्रेस को बुला सकते हैं। बात करते हैं हाल ही में टिम वॉकर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साथियों कि हाल ही में एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में टिम वॉकर ने भोपाल गैस त्रासदी पर एक उपन्यास लिखा है जो है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। साथियों भोपाल गैस त्रासदी की जो बहुत ही भयावह जो स्थिति घटना घटित हुई थी वो 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और इसके लिए एक ऑपरेशन भी चलाया गया था। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वो कौन सा ऑपरेशन था, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथियों अब हम बात करते हैं हाल ही में एएसआई और प्रशासन के बीच में एक छोटे से विवाद को लेकर हाल ही में विदिशा का सूर्य मंदिर चर्चा में आया है और एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ ही हम कि अब हम आपको डेली लेके आएंगे मध्य प्रदेश की धरोहरें, जिसमें से हम किसी ना कोई या किसी ना किसी जो मध्य प्रदेश की जो भी महत्वपूर्ण धरोहर है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज की हमारी मध्य प्रदेश की जो धरोहर है वो है विदिशा का सूर्य मंदिर। बात करते हैं विदिशा के सूर्य मंदिर की। तो विदिशा के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है साथियों वो 11वीं शताब्दी में परमारकालीन राजा थे राजा कृष्ण। तो उनके प्रधानमंत्री थे वाचस्पति, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित थे। उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो विदिशा के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो 11वीं सदी में परमारकालीन शासक राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री थे, वो थे वाचस्पति, जो कि चालुक्य वंश से भी अपना संबंध रखते थे। और यहाँ पर विदिशा का जो सूर्य मंदिर है वहाँ पर जो पत्थर हैं उन पत्थरों पर परमारकालीन राजाओं की गाथाएं हमें देखने को मिलती हैं साथियों। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि विदिशा का जो सूर्य मंदिर है उसे विजय मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों कि जो नई संसद भवन जो हमारा बना है, तो ऐसा माना जाता है कि नई संसद भवन का जो प्रारूप है वो विदिशा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है। और कहीं ना कहीं नई संसद भवन में जो नई संसद भवन का जो प्रारूप है वो विदिशा के सूर्य मंदिर से भी मिलता जुलता है। साथियों ये था आज का हमारा सेशन। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। यह था हमारा आज का सेशन। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा और क्या हमें यह प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहिए और नहीं। और साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में यह भी लिखें कि आपके पास इस प्रोग्राम को लेकर यदि कोई भी सजेशंस या कोई रिकमेंडेशंस होती हैं तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम इस प्रोग्राम को बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहते हैं और आपके लिए इस प्रोग्राम को समर्पित करना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, यह प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूँगा। आपको ही इस प्रोग्राम को प्रमोट करना है और इसे ही आगे बढ़ाना है। यदि आप चाहते हैं प्रोग्राम कंटिन्यू रहे तो आप मेरा मनोबल बढ़ाइए, मैं प्रोग्राम को बढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद। फॉर मोर डेली अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।